अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है कि हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, तो आज हमारा लेक्चर होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और जहां पर भी आपको कोई डाउट वगैरह आएगा तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया is the legislative wing of the central government in India. It is responsible for making laws. जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इसको हम यूनियन लेजिस्लेचर भी कहते हैं। ये एक लेजिस्लेटिव विंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी जो हमारी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर है, जिसके तीन ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उसमें जो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर है, उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये किस लिए बनाया गया है? रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। ये इसका काम क्या है? लॉ मेकिंग, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम ही होता है लॉ मेकिंग। तो हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कानून बनाता है, लॉज बनाता है, बिल्स पास करता है, बजट बनाता है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है फंक्शंस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम इसके ओरिजिन के बारे में जाएंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या ये जो हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जो एक बाइकेमरल लेजिस्लेचर है, जहां पर टू हाउसेस होते हैं, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा भी कहते हैं। तो ये बेसिकली हमने बोरो किया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इसलिए इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। जब हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके तीन पार्ट है। एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नीदर द मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, but still he is one of the integral part of Parliament of India, because any bill passed by the legislature, when any bill passed by the Lok Sabha goes to the Rajya Sabha, then it goes to the president for his final signature. जब तक प्रेसिडेंट उस पर फाइनल सिग्नेचर नहीं करता है, तब तक वो बिल फाइनल नहीं होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है, ही इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाएगा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन आता है, तो आप कहें प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में बोला गया है। तो पार्ट 5 आर्टिकल 79 to 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द डिटेल्ड composition of both the houses, sessions of parliament, annual financial statement, bills, money bills, role of speaker, chairman and their election, powers, privileges of houses and its members। यानी जो भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो कंपोजिशन हो, फंक्शन हो, स्पीकर का काम हो, बजट बनाने का काम हो, ये सारा जो है पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79 to 123 में डिस्कस किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे जो हमारे हाउसेस है, दो हाउसेस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, इनके और भी कुछ नाम है। लाइक लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ पीपल और हाउस लोअर हाउस। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं या लोअर हाउस भी कहते हैं। इसी तरह राज्यसभा इज आल्सो कॉल्ड द अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसी तरह राज्यसभा को भी हम अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज लोकसभा रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया एज होल। क्योंकि जो लोकसभा है वो इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के इलेक्टेड किए हुए मेंबर्स होते हैं, इसलिए इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है या लोकसभा भी कहा जाता है। देन राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फिर अगर हम बात करेंगे राज्यसभा की, तो यह हमारी स्टेट्स और हमारी यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है। In 1954, the हिंदी नेम लोकसभा और राज्यसभा अडॉप्टेड फॉर द टू हाउसेस। ये 1954 की बात है, जब हमने हाउस ऑफ पीपल और को यानी लोअर हाउस को लोकसभा का नाम दिया, हिंदी नाम लोकसभा दिया। इसी तरह जो हमारा अपर हाउस होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको हमने राज्यसभा का नाम दिया। अब लोकसभा और राज्यसभा की एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट इज राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कैग। अगर हम बात करेंगे दोनों हाउसेज की, तो दोनों हाउसेज की अलग अलग फंक्शंस है। लोकसभा का अपना फंक्शन है, राज्यसभा का अपना फंक्शन है। लेकिन कहीं पर अगर हम देखें तो राज्यसभा को इक्वल पावर्स है विद लोकसभा।
यानी राज्यसभा और लोकसभा को बराबर ये पावर्स दिए गए हैं। कहां पर? अगर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो यह अकेले लोकसभा नहीं कर सकता, ना अकेले राज्यसभा कर सकती है, बल्कि उनको दोनों हाउसेज में इक्वल पावर्स दिए गए हैं। इसी तरह रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना हो तो उसमें भी दोनों हाउसेज की जो है सहमति चाहिए। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कैग को भी रिमूव करना हो, यानी कंप्यूटोरल एंड ऑडिटर जनरल, तो वहां पर भी दोनों को इक्वल पावर्स दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हाउस ऑफ पीपल या हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास है लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। तो इसका हम कंपोजिशन देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा एंड हाउ दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। पहले हम बात करेंगे लोकसभा की, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हाउस इज 550। तो जितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हमारी लोकसभा का होगा वो होगा 550, 550। आउट ऑफ विच 530 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स, 20 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटी, जिसमें से 530 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया की मुख्तलिफ 28 स्टेट्स को, और 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा है दैट इज 543। इस वक्त हमारी लोकसभा में जो है टोटल मेंबर्स है वो है 543। हालांकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमने रखी है 550, लेकिन उसमें इस वक्त इलेक्शन जो होता है वो 543 पे होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हु इज एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, उसके लिए इलेक्शन लड़ना होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है और इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं ऑल द वोटर्स ऑफ इंडिया जिनकी 18 साल होती है। तो पहली क्वालिफिकेशन जो लोकसभा मेंबर की होनी चाहिए, यानी जो लोकसभा का मेंबर बन सकता है, चाहे वो पार्टी का कैंडिडेट हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। पहला है ए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ, यानी वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड 25 ईयर ऑफ एज, और उसकी 25 ईयर एज होनी चाहिए। लेस देन 25 नहीं एलिजिबल है। जैसे आपको पता है कि वोट देने के लिए 18 साल की एज और वोट लेने के लिए आपको 25 होना जरूरी है। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई जॉब वगैरह आपके पास ना हो। नॉर्मल टर्म जो हाउस की है दैट इज 5 ईयर, 5 साल तक लोकसभा बनती है। ऑल दो हाउस कैन बी डिजॉल्व बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम इवन बिफोर 5, लेकिन कभी अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो प्रेसिडेंट जो है कभी भी इस हाउस को डिजॉल्व कर सकता है, 5 साल से पहले भी। Members are elected directly by the people on the basis of adult franchise as prescribed in Article 326। अगर हम बात करेंगे जो लोकसभा मेंबर होते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, वोटर जो हमारा होता है, एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू वोट जिनको दिया गया है, जिसके बारे में आर्टिकल 326 में डिटेल में बोला गया है। यानी जो हमारे इंडिया के वोटर हैं जिनकी एज 18 साल होती है, वही इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और वो डायरेक्टली इनको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक और अमेंडमेंट की रिसेंट अमेंडमेंट हुई है 2020 में, जिसमें 104 अमेंडमेंट है, जिसमें बोला गया है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए जो रिजर्वेशन है लोकसभा के अंदर या स्टेट असेंबलीज के अंदर वो 10 साल तक बढ़ाई गई है, 2030 तक रिजर्वेशन रहेगा फॉर SC ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। और इसी में एक और बात जो है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोग जिनको नॉमिनेट करता था, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी खत्म कर दिया गया क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं रही। तो ये है हमारा लोकसभा। अब आगे बढ़ते हैं, वो है राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। राज्यसभा की जो बात करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस इज 250, आउट ऑफ विच 238 आर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम फील्ड्स ऑफ आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। जो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250, जिसमें 238 को जो है स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ की का माना जाता है, और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, लाइक आर्ट्स स्ट्रीम से, साइंस के फील्ड से, लिटरेचर या सोशल सर्विस से। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा जो राज्यसभा है उसमें 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं। एक जिनको स्टेट्स इलेक्ट करती है, MLA जो होते हैं, स्टेट असेंबली के जो MLAs होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। और दूसरा जो है 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जो जिन्होंने किसी फील्ड में, जैसे लिटरेचर के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, या साइंस के फील्ड में, या सोशल सर्विस के फील्ड में कोई अच्छा काम अंजाम दिया हो, कुछ कंट्रीब्यूट किया हो टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कंट्री, तो उनको वो नॉमिनेट करता है।
और अगर यहाँ पर भी देखें तो एट प्रेजेंट देर आर 245 मेंबर्स। आज जो स्ट्रेंथ हमारी राज्यसभा की है वो है 245, जिसमें 229 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, 4 फॉर यूटीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड। यहाँ मैं एक बात और आपको बताऊं, वो ये है कि जो हमारे ये 239 मेंबर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, तो इसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर अभी आता है। हालांकि हमारा जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त यूटी है, लेकिन जो पुरानी हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो अभी यही है कि 4 मेंबर्स होते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी से। इसलिए जो 4 फॉर यूटीज है ये दिल्ली और पौडीचेरी के लिए है, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं 8 मेंबर्स फॉर यूटी, जिसमें 4 जम्मू कश्मीर के भी ऐड हो सकते हैं और 12 आर नॉमिनेटेड। तो यहाँ पे बात करेंगे राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहला सेम क्वालिफिकेशन है, अ पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन दूसरी क्वालिफिकेशन जो एज की हमने बोली थी, लोकसभा में हमने कहा था 25, लेकिन राज्यसभा मेंबर के लिए क्या होना चाहिए, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज। उसकी एज 30 ईयर के कम नहीं होनी चाहिए। एंड सेम ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद भी कोई जॉब वगैरह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की टर्म में फर्क है। लोकसभा का टर्म 5 ईयर होता है, लेकिन ये परमानेंट हाउस नहीं होता है, इसको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। वायर एज राज्यसभा जो है इट इज अ परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ये एक परमानेंट हाउस होता है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और 1/3 मेंबर जो है रिटायर होते हैं आफ्टर 2 ईयर, और जो टर्म ऑफ राज्यसभा है दैट इज 6 ईयर। लोकसभा की असली टर्म है 5 साल, लेकिन राज्यसभा की टर्म है 6 साल, लेकिन ये फिर भी डिसॉल्व नहीं होती, ये कंटिन्यू चलती रहती है बिकॉज इट्स अ परमानेंट हाउस। और एक बात जो राज्यसभा के बारे में आपको जाननी है, दैट इज रिटायरिंग मेंबर्स मस्ट रिप्लेस्ड विद न्यू मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स। अगर कोई रिटायर हो जाता है तो उसकी जो है उसकी जगह दूसरे को लाया जाता है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड कैन इलेक्टेड एनी टाइम, इन मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, और ये बहुत सा जितनी भी टर्म्स है ये रिपीटेडली इनको वहां पे भेजा जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। हाँ जी, members of Rajya Sabha are elected by the elected members of assemblies of state and 3 union territories Delhi, Jammu Kashmir and Pondicherry in accordance with the system of proportional representation by means of single transfer vote system। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने ऊपर कहा कि वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो इनको कौन इलेक्ट करता है, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जिनको हम एमएलएज कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जितनी भी हमारी जो इंडिया की स्टेट्स है, वहां पर जो एमएलएज होते हैं वो इनके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। और साथ ही जो 3 यूनियन टेरिटरीज की बात हमने की, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है, तो यहाँ के एमएलएज भी उसमें हिस्सा लेते हैं। और इसका जो तरीका है सेम जो प्रेसिडेंट का होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, उस इलेक्शन के जरिए से, इस तरीके से, इस मेथड के जरिए से इनको इलेक्ट किया जाता है और राज्यसभा में भेज दिया जाता है। अब क्वेश्चन है कि डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगर किसी वजह से किसी एमएलए ने एमपी ने कुछ ऐसा किया तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के अंदर, तो किस बेस पर, ऑन व्हाट ग्राउंड ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड। तो पहला जो बहुत सारी इसमें है क्वालिफिकेशंस, पहला, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट बट नॉट ए मिनिस्टर फॉर यूनियन और स्टेट। अगर उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, जो उसके बाद जो है जो जो बेसिकली क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको पहले ही रिजाइन करना है अगर वो कोई जॉब वगैरह करता है। लेकिन अगर वो सिटिल उस पोस्ट पे रहा है और पार्लियामेंट का मेंबर भी है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। मिनिस्टर वगैरह इसमें नहीं आता, क्योंकि वो तो बाद में बनता ही है जब वो एमएलए बनेगा। If he is of the unsound mind and stand so declared by a competent court, अगर वो किसी वजह से अनसाउंड माइंड हुआ, इसको डिक्लेयर किया किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, तो ऐसे में भी इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ ही इज अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट का मतलब कि अगर उसने कर्जा लिया हो और उसके पास ताकत ना हो चुकाने की, उसका अकाउंट खाली हो गया है, और इस बेस पर भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ही हैज वॉलंटरी गिवन अप सिटीजनशिप और एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहा, उसने अपनी सिटीजनशिप सरेंडर कर दी या गिव अप कर दी या फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो उस टाइम भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इफ ही इज ऑफ डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, या अगर पार्लियामेंट की तरफ से कोई कानून बना जिसके जरिए से उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सिटिल अगर उसके बाद भी हम देखें तो बहुत सारे और भी तरीके हैं। अगर फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स, अगर वो 2 साल तक जेल में उसको कन्विक्ट किया गया
या अगर फाउंड गिल्टी पाया गया कि उसने इलेक्टोरल ऑफेंसेस किया है, करप्शन किया है ड्यूरिंग इलेक्शन, या वो डिसमिस हुआ है ऑन द बेस ऑफ करप्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, कि गवर्नमेंट सर्विस में था, करप्शन के बेस पे उसको डिसमिस किया गया, तो तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। या अगर वो देखा गया कि वो दो ग्रुप्स के बीच में नफरत फैला रहा है, कम्युनल राइट्स करवा रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। या होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, तो उसके बेस पर भी जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ़ ही वाज गिव मेंबरशिप ऑफ पार्टी ऑन हुज टिकट ही वाज इलेक्टेड, अगर उसने अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी जिस बेस पर वो इलेक्ट हुआ था, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ही डिफेक्ट्स और ज्वाइन अनदर पार्टी, या अगर वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है। ही वोट्स अगेंस्ट व्हिप और पार्टी और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट पार्टी विल, अगर उसने पार्टी के खिलाफ वोट दिया। ही इज नॉमिनेटेड मेंबर एंड ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ्स, अगर वो कोई नॉमिनेटेड मेंबर होगा उसके बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ, तो उसको भी तब भी, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर उस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। इसी तरह मेंबर इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शैल बी डिस्क्वालीफाई इफ ही ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और इलेक्शन के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई, यानी दीज आर सम ग्राउंड्स ऑन विच ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालीफाइड। आगे बढ़ते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है। इसी तरह राज्यसभा में चेयरमैन होता है जिसको वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं, और दूसरा होता है डिप्टी चेयरमैन। तो स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर को हम कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ द हाउस एंड इंटरप्रेट्स द रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस। उसका काम क्या होता है कि वो जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर मीटिंग्स होती है उनको प्रिजाइड करता है, वहां पर वो ऑर्डर मेंटेन करता है और रूल्स जो बनाता है कि किस तरह से हाउस की हाउस का काम चलेगा, हाउस की प्रोसीडिंग्स वगैरह चलेंगी। स्पीकर chairs the joint session of both the houses and is the sole authority to decide if bill is money bill or not। एक और इम्पॉर्टेंट बात जाननी है कि कौन सी बिल मनी बिल है और कौन सी बिल ऑर्डिनरी बिल है, ये डिसाइड स्पीकर ही करता है। और साथ ही वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, दोनों हाउसेस को बुलाता है और उनको एड्रेस कर सकता है, और उसके पास ये अथॉरिटी है दैट ही विल डिसाइड दैट बिल इज मनी बिल और नॉट। क्योंकि यहाँ मैं एक और बात ऐड करूं कि अगर कोई मौनी बिल है तो उसमें लोकसभा का सारा पावर होता है, वो राज्यसभा में भेज जाती है, लेकिन अगर राज्यसभा विद इन 14 डेज उसको पास नहीं करती तो तब भी लोकसभा विदाउट अप्रूवल ऑफ राज्यसभा बिल को पास कर सकता है, इसलिए उसको मौनी बिल कहते हैं। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द हाउस फ्रॉम इट्स मेंबर्स बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग। जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के होते हैं, इनको लोकसभा के मेंबर ही चुनते हैं, वही इनको इलेक्ट करते हैं, और सिंपल मेजॉरिटी का जो है ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, जो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनकी सिंपल मेजॉरिटी के जरिए से उनको इलेक्ट किया जाता है। यानी अगर किसी को 49 वोट आए, किसी को 50 आए, तो 50 वाला सिलेक्ट होगा। ही कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, लेकिन अगर उसको रिमूव करना होगा तो उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। ही शुड बी गिवन ए 14 डेज नोटिस बिफोर सच ए रेजोल्यूशन, लेकिन इससे पहले उसको 14 डेज का नोटिस मिलना चाहिए। रेजोल्यूशन मस्ट हैव 50 मेंबर्स सपोर्ट इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस, और रेजोल्यूशन जो है एक बंदा नहीं ला सकता, 50 मेंबर्स कम से कम लाने चाहिए। ये है लोकसभा का स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 64 कहता है ही प्रिजाइड्स ओवर राज्यसभा एज इट इज द चेयरमैन एंड रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही फंक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, चेयरमैन होता है, और ये तब तक ऑफिस में रहता है जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होगा। ही इज रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर उसको रिमूव करना होगा तो उसको आप राज्यसभा में नहीं बल्कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकते हैं। एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इफ राज्यसभा passes द रेजोल्यूशन बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड लोकसभा अप्रूव्स द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, तब जाके इसको जो है रिमूव किया जा सकता है। यानी जो जो राज्यसभा का मेंबर चेयरमैन होता है, जिसको वाइस प्रेसिडेंट भी हम कहते हैं, इसको रिमूव करना आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है। पहले इसको राज्यसभा जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जो है इसको रिमूव करेगी, उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी के जरिए से लोकसभा इसको रिमूव कर सकती है। अब हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, काम क्या है।
As you know that in 1954 the name was Rajya Sabha and Lok Sabha were adopted to refer to the Council of States and House of People respectively. जैसा हमने भी डिस्कस किया कि जो राज्यसभा और लोकसभा का नाम है ये 1954 में हमने चुना। ये हिंदी नेम है, अदरवाइज इनको लोअर हाउस, अपर हाउस या इनको हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है ही इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस बट डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड मीटिंग्स। मगर ये जो है एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड दिस मीटिंग, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठता है बट ही इज एन इंटेग्रल पार्ट। लेकिन इंटेग्रल पार्ट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसकी साइन के बगैर कोई बिल पास नहीं होती। सो इन द फॉलोइंग मैटर्स द पावर्स ऑफ राज्यसभा आर इक्वल टू दैट ऑफ लोकसभा। अगर ये यहाँ पर हम देखें, ये जो पावर्स हम यहाँ पे डिस्कस हम कर रहे हैं, फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें दोनों हाउसेस को इक्वल पावर्स है कि राज्यसभा का भी इंपॉर्टेंट रोल है और लोकसभा का भी इक्वल रोल है। पहला है इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कि जो ऑर्डिनरी बिल्स पास की जाती है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होती है या फाइनेंशियल बिल होती है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर होगा, तो वो दोनों हाउसेस में डिस्कस की जाती है। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना होगा या उसको इम्पीच करना होगा तो दोनों हाउसेस का इक्वल पावर है। Making recommendation to the president for the removal of the chief justice of and judges of supreme court and high courts, और दोनों हाउसेस का पावर इक्वल है जब वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे चीफ जस्टिस या जजेस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने का। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कॉम्पिटिटर अटॉर्नी जनरल को अगर रिमूव करना होगा उसमें भी दोनों हाउसेस की सहमति चाहिए। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज बाय द प्रेसिडेंट, और जो ऑर्डिनेंस पास करता है प्रेसिडेंट या जो इमरजेंसी इंपोज की जाती है उसमें भी दोनों हाउसेस का परमिशन पावर इक्वल है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करना होगा या मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करना होगा, इसमें भी दोनों को इक्वल पावर्स है। Consideration of reports of the constitutional bodies like the Finance Commission, यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंप्यूटर एंटर जर्नल। इसी तरह जो रिपोर्ट सबमिट किए जाते हैं फाइनेंस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या कंप्यूटर एंटर जर्नल की तरफ से, उसमें भी दोनों को इक्वल पावर्स है। एनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन बढ़ाना हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जुरिडिक्शन बढ़ाना हो तो उसमें भी दोनों हाउसेस को इक्वल पावर्स है। अब इसके बाद कुछ स्पेशल पावर्स है, स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं। लाइक a money bill can be introduced only in the लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा, कि मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस की जा सकती है, राज्यसभा में उसको वो नहीं लाई जाती। द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर a particular bill is a money bill or not vested in the speaker of the लोकसभा, जो फाइनल डिसीजन होगा कि मनी बिल है कि ये मनी बिल कौन सी है या नहीं है, तो ये पावर भी स्पीकर ऑफ लोकसभा को ही मिलता है। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल, राज्यसभा ना इसको अमेंड कर सकती है ना इसको रिजेक्ट कर सकती। इट शुड रिटर्न द बिल टू लोकसभा विद इन 14 डेज इधर विद रिकमेंडेशन और विदाउट रिकमेंडेशन। इनको 14 डेज के अंदर अंदर जो है राज्यसभा को लोकसभा को वापस भेजनी होती है मनी बिल, या रिकमेंडेशन के साथ या विदाउट रिकमेंडेशन। Lok Sabha can either accept or reject all any of the recommendation of the Rajya Sabha. In both cases, the money bill is deemed to have been passed by the two houses. तो इसलिए लोकसभा को ये पावर है कि वो उनकी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करे या माने, और अगर उसके बाद ये पास करेगा तो ये माना जाएगा दोनों हाउसेस का, इसने पास किया। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, जो लोकसभा स्पीकर होता है उसके पास ये पावर होता है कि वो दोनों हाउसेस को प्रिजाइड भी कर सकता है, जॉइंट सिटिंग जिसको बोलते हैं। राज्यसभा को ये नहीं पावर है। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ द ग्रांट्स, राज्यसभा में भी बजट डिस्कस हो सकता है लेकिन उसके ऊपर वो वोट ऑन ग्रांट्स के लिए नहीं कर सकता। A resolution for discontinuing the national emergency can be passed only by Lok Sabha, not in the Rajya Sabha। इन्हें इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है, ये पावर भी सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। द राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, राज्यसभा किसी भी मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकता। दिस इज बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल ओनली टू, क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको सिर्फ लोकसभा में जवाब देना होता है। अब स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा भी देखते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा शायद राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। राज्यसभा का एक परमानेंट हाउस है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कुछ मैटर्स में।
फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 249 अथोराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। आर्टिकल 249 जो है ये पार्लियामेंट को यानी राज्यसभा को पावर देता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट जो है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अथोराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट यानी स्टेट लिस्ट जो होता है ना, स्टेट लिस्ट में स्टेट अपना कानून बनाती है, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट सिर्फ राज्यसभा जो है कोई भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 312 कहता है पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस, कि ऑल इंडिया सर्विस अगर बनानी है तो ये राज्यसभा ही डिसाइड करता है। 67 आर्टिकल कहता है रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी ओनली द लोकसभा नॉट इन द, अगर राज्यसभा अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा तो ये रेजोल्यूशन भी सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पार्लियामेंट का है वो है बजट के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे हम बजट को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बजट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। लाइक फर्स्ट बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन अप्रैल 6 1860। जो पहला बजट इंडिया में बना था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था 1860 में। आर के शांतकुमार शेठी was the first finance minister who presented independent India's first union budget on November 26, 1947। हिंदुस्तान का पहला फाइनेंस मिनिस्टर था आर के शमुकाम चेटी, जिसने पहला बजट प्रेजेंट किया था आज़ादी के बाद नवंबर 26, 1947 में। मुरारजी देसाई हैज प्रेजेंट द मोस्ट नंबर ऑफ बजट्स एट 10। सबसे ज़्यादा बजट जो इंडिया में पास किए हैं, प्रेजेंट किए हैं, वो मुरारजी देसाई ने किए हैं, लगभग 10 के करीब। फॉलोड बाई पी चिदम्बरम 9, उसने 9 किए हैं। प्रणब मुखर्जी ने 8। यशवंत सिन्हा जो है हैव प्रेजेंटेड 7 बजट्स। तो इसी तरह से ईच मनमोहन सिंह एंड टी कृष्ण 6 बजट्स, इन्होंने 6 बजट्स। यशवंत चौहान या सी डी देशमुख उन्होंने किए हैं। तो आज जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर वो है निर्मला सीतारमन। तो यूनियन बजट वाज अनाउंस्ड एट 5 PM ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी अंटिल 99, अ प्रैक्टिस इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश एरा। जो हमारी प्रैक्टिस थी 99 तक वो था ये कि फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डे होता था उसी दिन 5 बजे शाम को ब्रिटिश ये जो है यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता था, क्योंकि ये ब्रिटिश एरा से चला आ रहा था। बट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली स्टेटेड प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट ऑन फरवरी 1 फ्रॉम 2017। लेकिन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने 1 फरवरी से शुरू किया, 2017 की बात है। रेल बजट वाज मर्ज्ड विद यूनियन बजट 2017, और इसी साल से जो है रेलवे बजट और यूनियन बजट को भी जो है मर्ज किया गया। अदरवाइज इनके ये रेलवे बजट अलग होता था और यूनियन बजट अलग होता था। तो ये जो था बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में था। आई थिंक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने डिस्कस की। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं या यूट्यूब पर भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो ये लेक्चर मैंने स्पेशली प्रिपेयर किया है BLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के एंट्रेंस के हवाले से, जिनका हमारा आजकल चल रहा है ऑनलाइन कोर्स। तो अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी जो है इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट करें और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद लेक्चर है, उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, चाहे यूपीएससी का हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या कोई एसएसबी का कोई एग्ज़ाम हो जहाँ पे पॉलिटी का सेक्शन होता है। हालांकि अक्सर पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस लेक्चर से वो सारे क्वेश्चन डाउट आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।